हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर 2 जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया गया है। व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, तो उसे हम एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से थ्योरी के पार्ट पे पूरा देखेंगे। और वाई डेमोक्रेसी में हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है। तो काफी अच्छा चैप्टर होने वाला है। इसमें हमें समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, और उसके बाद में एक ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे हम डेमोक्रेसी का आज के कंटेक्स्ट में। तो यह सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो जो होने वाला है एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन वो अपने साथ में बहुत सारे सवाल लेके आती है। तो वो क्या सवाल है, उनके जवाब क्या होंगे, ये सारी चीजें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो अधिकतर आप पहले भी सुनते आए हैं या फिर जो आपकी बुक में दी गई है और आप लोग पढ़ भी रहे हैं, जैसे हम सिविक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हमेशा से क्या रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा बुक लेके बैठिए अपने साथ। अब जब बुक लेके बैठेंगे तो उससे क्या होगा कि वीडियो आप देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और वहीं पे आप चीजों को एक साथ रीड भी करते चलिए। जब आप रीड करते चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ऑन स्पॉट डाउट आएंगे, और आप आपके डाउट ऑन स्पॉट कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, ताकि हम जिन्हें बाद में क्लियर भी कर सकते हैं। तो सिविक्स से ही मतलब नहीं है। जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कृपया आप बुक लेकर बैठे अपने साथ। स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे क्या है, जो रूलर्स होंगे दोज रूलर्स वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब लोग उन्हें चूज करेंगे। तो लोगों के द्वारा क्या होगा, लीडर्स को चूज किया जाएगा, रूलर्स को चूज किया जाएगा। ये डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन है। समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल समझ आ गई है। लेकिन ये इसके अंदर कुछ सवाल छुपे हैं। कौन से सवाल छुपे हैं, चलिए आइए ढूंढते हैं हम। सबसे पहले जैसे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये अपने आप में एक सवाल है। रूलर्स, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इलेक्टेड, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और पीपल भी अपने आप में एक सवाल है। आप बोलेंगे ये कैसे सवाल है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा तो अभी सवाल बन जाएगा। नहीं, उसे मैं समझाता हूं। देखिए क्या होता है, द रूलर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो रूलर्स की आप बात कर रहे हो, तो आप डेमोक्रेसी में बोल रहे हो कि जो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। तो ये जो रूलर्स है ये कौन है? रूलर तो एक राजा भी होता है, ठीक है। अब ये जो रूलर बनने वाले हैं, ये जो लीडर बनने वाले हैं, ये कैसे इलेक्ट होके आएंगे, तो ये भी एक सवाल रहता है। तो सबसे पहले रूलर्स पे क्वेश्चन उठता है कि रूलर्स कौन से, मोनार्क भी होते हैं, डिक्टेटर भी होते हैं, सारे होते हैं। तो डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर होंगे, ठीक है, पहला सवाल ये जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी में किस तरह के रूलर होते हैं, तो ये रूलर्स पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। इलेक्शन, अब हम बोल रहे हैं रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इलेक्टेड बाय द पीपल बोल रहे हैं आप, तो ये इलेक्ट कैसे होते हैं? इलेक्ट तो ऐसे भी हो सकता है कि मैं बोल दूंगा आपके पास इलेक्शन में दो ऑप्शन है, आप लीडर ए को चूज कीजिए या फिर लीडर ए को ही चूज कीजिए। तो आप बोल रहे हैं हमने इलेक्शन करवाया, इलेक्शन करवाने के बाद में एक लीडर को इलेक्ट किया है। तो अगर इलेक्शन में इस तरह से इलेक्ट करते हैं आप लीडर को कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा? नहीं होगा ना। तो इलेक्शन पे भी एक सवाल उठता है, क्या कि आप जब बोल रहे हैं कि रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हाउ ही इज इलेक्टेड, इलेक्शन प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया आपने, वो सारी चीजें किस में आती है, इलेक्शन में। तो इलेक्शन कैसा इलेक्शन होगा, किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा, फ्री एंड फेयर है या नहीं है, वो सारी चीजें किस में आती है, वो इलेक्शन वाले सवाल पे उठती है। कि इलेक्शन की अगर आप बात करते हैं रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हाउ दे आर इलेक्टेड, ये एक अपने आप में सवाल छोड़ के जाती है डेफिनेशन में। आगे देखते हैं द पीपल। अब द पीपल में हम जैसे देख रहे हैं दी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो बाय द पीपल जो बोल रहे हैं, तो द पीपल में क्या सभी लोग आ जाएंगे? द पीपल में तो आप लोग भी आते हैं। अभी आप लोग क्या वोट देते हैं? नहीं देते हैं आप लोग वोट, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है, नहीं देते मतलब क्या, 18 साल से नीचे वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देते हैं। अगर कोई ऊपर वाला भी देख रहा है तो वो तो देता होगा। तो द पीपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये सवाल उठता है कि जो आप बोल रहे हैं रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो द पीपल कौन है? क्या सभी लोग आते हैं? क्या जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है? सभी जेंडर के लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं? क्या सभी एज ग्रुप के लोग देते हैं? सिटीजनशिप पे क्वेश्चन आता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल ये पीपल के साथ भी जुड़े हुए हैं कि द पीपल कौन है और कैसे इलेक्ट करते हैं वो। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत सारी होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जैसे क्या है, अब अगर आप देखें, मान लीजिए भूटान है, तो भूटान में राजा रूल करते हैं। अब वो राजा क्या बोलते हैं, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हम मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं कि राजा सब कुछ संभालेगा।
तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी एक सवाल बनता है कि आप जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो किस फॉर्म ऑफ, मतलब वो कैसा है, किस तरह की गवर्नमेंट है। तो ये सारे सवाल किसमें छुपे हुए हैं? ये सारे सवाल छुपे हुए हैं एक जो सिंपल से दिखने वाली डेफिनेशन है उसमें। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स, तो रूलर्स कौन है, ठीक है, डिक्टेटर, मोनार्क या फिर एक डेमोक्रेटिक लीडर कौन, रूलर्स आर इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट हुए हैं ये, बाय द पीपल, तो द पीपल कौन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस सिंपल से दिखने वाली डेफिनेशन में छुपी हुई है और इस चैप्टर में व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में हम यही सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सब कुछ है डेमोक्रेसी के बारे में, और ये जो की टर्म्स जो हमने भी निकाले हैं जो छुपे हुए थे उनको समझेंगे अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम एक पाकिस्तान का यूनिक केस देखेंगे जहां पे वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन क्या वो रियल सेंस में डेमोक्रेटिक थे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। हेडिंग से आप ऐसे सोच रहे होंगे बुक में जो हेडिंग दी है वही हेडिंग है, जी हाँ, लेकिन अब इसे हमें कंसेप्ट में बदलना है। कंसेप्ट में कैसे बदलना है वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो सिंपल से दिखने वाली डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो उसमें मैंने बताया था कितने सारे छुपे हुए शब्द है जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सारे उन छुपे हुए शब्द का मीनिंग समझेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा था जहां पे क्या कि इलेक्शन या फिर कह सकते हैं रूलर्स जो थे, तो उसी चीज से रिलेट करवाता हूं मैं आपको कि पाकिस्तान का एक टाइम पीरियड देखते हैं हम, उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ पाकिस्तान में, उस बेसिस पे देखेंगे क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था या नहीं था, और अगर नहीं था तो क्या होना चाहिए था वहां पर। तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे पाकिस्तान में, वो वहां के मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। अब वो जो मिलिट्री जनरल थे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज करा अक्टूबर 1999 में, ठीक है। 1999 में उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप मतलब ये कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, जो एक गवर्नमेंट वहां पे पहले से एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में, उस गवर्नमेंट को उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करना मतलब चेंज कर दिया, उस गवर्नमेंट को टुक ओवर किया, अपने हाथ में पूरी पावर ले ली और एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया। मतलब जो मिलिट्री जनरल होते हैं, मिलिट्री जनरल क्या करते हैं, सारी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने वही किया, कब, अक्टूबर 1999 में। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा करने के बाद में क्या करा, ऐसा करने के बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट की पोजीशन पे डेजिग्नेट करवा लिया, मतलब ही डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट। क्या बोल, देखो क्या किया उन्होंने, सबसे पहली चीज देखो, पहले तो जोर जबरदस्ती से पावर से अपने हाथ में पूरी सारी पावर्स ले ली। अब उसके बाद में क्या करा, उन पावर्स को अपने हाथ में लेने के बाद में अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया। ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया उन्होंने। अब जब उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया तो प्रेसिडेंट बनाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मुझे और टाइम पीरियड अपना एक्सटेंड करना है, या लोगों के बीच में लेजिटिमेसी डेवलप करना है, लोगों के बीच में क्या करना है, लोगों के बीच में अपनी वैल्यू क्रिएट करना है। तो उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया। रेफरेंडम क्या होता है ये समझाता हूं। रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं किसी भी इशू पे, वेयर बाय यू आर आस्किंग वोट्स इन फेवर ऑफ यस और नो, मतलब आप हाँ या ना में लोगों से क्या मांगते हो, वोट्स मांगते हो किसी भी एक इशू पे। जैसे रेफरेंडम का एक एग्जांपल कि पाकिस्तान क्या डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप कश्मीर के इशू पे वहां के लोगों से रेफरेंडम कंडक्ट करवाइए, मतलब कश्मीर के लोगों से रेफरेंडम कंडक्ट करवा लीजिए हाँ या ना में कि कश्मीर किसका पार्ट रहना चाहता है, कश्मीर के लोग किसका पार्ट लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो वोटिंग होती है वो रेफरेंडम होता है, ठीक है। तो उन्होंने यहां पे रेफरेंडम कंडक्ट करवाया, किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो रेफरेंडम कंडक्ट करवाया था 2002 में, उस रेफरेंडम को कंडक्ट करवाने के बाद में उन्होंने क्या किया, ही ग्रांटेड हिमसेल्फ एन एक्सटेंशन फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल के लिए और टर्म आगे बढ़ा लिया अपना, कि 5 साल तक अब आगे और वो प्रेसिडेंट रहेंगे। और किस बेसिस पे रहेंगे वो प्रेसिडेंट, कि उन्होंने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया और रेफरेंडम का जवाब क्या आया है, रेफरेंडम में लोगों ने हाँ उन्हें सपोर्ट किया कि हाँ 5 साल तक आप और आगे काम कर सकते हो। तो ये सारी कहानी थी जनरल परवेज मुशर्रफ की। अभी देखिए उन्होंने मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया अक्टूबर 1999 में, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट की तरह डेजिग्नेट करवा लिया।
प्रेसिडेंट के बाद में डेजिग्नेट करवाने के बाद में अपने टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया, जिसमें उन्होंने लोगों से क्या ले ली, लेजिटिमेसी ले ली, लोगों से एक तरह से परमिशन ले ली। दुनिया को ये दिखेगी कि हाँ लोगों ने चूज किया है प्रेसिडेंट किसको, जनरल परवेज मुशर्रफ को। लेकिन क्या होता है कि वहां की मीडिया ने, वहां के बहुत सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहां की मीडिया ने और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस रेफरेंडम को प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इस रेफरेंडम के अगेंस्ट में आवाज उठाना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। तो क्यों हुआ ये प्रोटेस्ट? क्योंकि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जो मीडिया थी, तो उनका ये मानना था कि ये जो रेफरेंडम हुआ है, ये रेफरेंडम क्या है, अनजस्ट है, अनफेयर है। आगे समझ में कि ये माल प्रैक्टिसेस या फिर फ्रॉड के बेसिस पे क्या किया गया है, रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया है, और जानबूझ के इसका जो रिजल्ट आया है रेफरेंडम का कि हाँ प्रेसिडेंट को एक्सटेंशन दे दी जाना चाहिए 5 साल की, वो गलत आया है। प्रेसिडेंट ने कुछ क्या किया, उसमें माल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है, गलत तरीकों से अपने फेवर में इस मुद्दे को झुकाया है। तो ये सारी आवाजें उठने लगी किसके अगेंस्ट में, ये सारी आवाजें उठने लगी जनरल परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट में। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एक इलेक्टेड लीडर नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है डेमोक्रेसी में कि रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, तो जनरल परवेज मुशर्रफ इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो उसके चलते क्या है कि ये नॉन इलेक्टेड लीडर हैं और ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक सिस्टम में जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने आप को जबरदस्ती कैसे लाए डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर का नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अभी जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, इसके हिसाब से उन्होंने जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अमेंड किया। अमेंड मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना। तो ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ही अमेंडेड पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और उस पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद उन्होंने क्या करा, एक पावर अपने हाथ में ले ली। क्या पावर ले ली, जैसे मान लीजिए आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से क्या कर सके, हटा सके, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ले आती है और ये एक प्रोविजन डाल देती है, एक लॉ बना देती है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाएगा ना। उसमें और दूसरे सारे एंगल्स हैं कि जुडिशियरी क्या कर रही होगी उस समय पे, सारा सब कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूं, तो इस तरीके से परवेज मुशर्रफ ने क्या करा कि सारी चीजें वो कर ऐसे रहे जैसे सब कुछ डेमोक्रेटिक हो रहा है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद में उन्होंने अपने पास में पावर ली। क्या पावर ली, दैट प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट लेवल पे जो स्टेट असेंबलीज होती है, तो वो वहां पे मतलब पाकिस्तान में जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, अलग अलग स्टेट्स है, वहां की असेंबलीज को कहा जाता है। तो नेशनल असेंबली मतलब जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है, वैसे वहां का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है, जो सेंट्रल असेंबली है, वो उनकी नेशनल असेंबली हो गई। तो अब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर में, और उसके चलते उन्होंने अपने हाथ में एक पावर ले ली है। क्या पावर ले ली है कि दैट ही कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेसिडेंट के पास में इनॉर्मस पावर आ गई कि वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबलीज होगी, जिन्हें लोगों ने चुना है, उन्हें कौन हटा सकता है, एक नॉन इलेक्टेड प्रेसिडेंट हटा सकता है, जिसे लोगों ने चूज भी नहीं किया है। वो उस इंसान के पास में इतनी पावर आ गई कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हटा सकता है। ये सारा सब कुछ जनरल परवेज मुशर्रफ जो कर रहे थे, तो वो किस बेसिस पे कर रहे थे, वो अपनी पावर का यूज कर रहे थे, जो उन्होंने मिलिट्री कूप किया था उस पावर का यूज कर रहे थे। ये हो गया। उसके बाद में और दूसरी चीज क्या करी, और उन्होंने कर दिया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टैब्लिश किया। ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था, तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है, इट वुड सुपरवाइज दी सिविलियन कैबिनेट। मतलब जैसे आप हमारी कंट्री में देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उनके पास में पावर होती है कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है। अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना। तो डिफेंस, चलिए बताइएगा डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में आपने देखा है कि वो सारे डिफेंस रिलेटेड इश्यूज को संभालती है। तो वैसे यहाँ पे जो वहां का सिविलियन कैबिनेट हुआ करता था, तो सिविलियन कैबिनेट की जो पावर थी, उस पावर के ऊपर एनक्रोच कर लिया गया। किसके द्वारा एनक्रोच किया गया, उसकी पावर के ऊपर किसने कब्जा कर लिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि परवेज मुशर्रफ ने फॉर्म की थी। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, इस काउंसिल में सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे,
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी को धीरे धीरे मिलिट्री अपने अंडर में ले रही है। यहाँ पे एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे परवेज जनरल मुशर्रफ, उन्होंने पावर पहले अपने हाथ में ले लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। बाद में उनके जो भाई भतीजे थे, मतलब एक तरीके से जो मिलिट्री पर्सनल्स थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पैक कर दिया, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अब क्या करेगी, इट वुड सुपरवाइज दी सिविलियन कैबिनेट। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके क्या करा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सारी पावर अपने हाथ में ली। ये तो हो गया पूरा कहानी वाला पार्ट। अब इसमें से आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशूड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ इन 2000, ठीक है, 2002 सॉरी, इन 2002। उसके बाद में ऐसा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द होल या फिर नरेट द होल स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड देयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1999। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, कहानी वाला पार्ट पूरा आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें मीनिंग क्या छुपा हुआ है, मीनिंग ये छुपा हुआ देखिए, डेमोक्रेसी ये बोलती कि रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय दी पीपल। अब यहाँ पे जो रूलर है, सबसे पहले ये यहीं पे फेल हो गए, क्या कि ये जो रूलर है ही इज नॉट इलेक्टेड बाय दी पीपल। अब जब लोगों ने चुना नहीं है तो ये किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें लोगों ने चूज ही नहीं किया है। तो हमारा जो डेमोक्रेसी होता है, तो डेमोक्रेसी की पहली फीचर क्या होती है, डेमोक्रेसी की पहली फीचर होती है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं हर वीडियो में जैसे अलग अलग, अभी हम 4-5 वीडियोस पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसमें एक अलग अलग फीचर देते जाऊंगा। मैं आपको 4 फीचर अलग अलग 4 वीडियोस में दूंगा। तो चारों फीचर्स आपको एकदम याद रखना, एकदम उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेफिनेशन और फीचर्स। तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। अब इस फीचर से जुड़ा हुआ स्टोरी कौन सा था, तो जनरल परवेज मुशर्रफ वाला पाकिस्तान वाला स्टोरी था। इसमें क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे जो पावर लेने की जो मतलब डिसीजन लेने की जो पावर होती है, डिसीजन लेने की पावर हमेशा किसके पास होना चाहिए, डिसीजन लेने की पावर ऐसे इंसान के पास होना चाहिए जिसे लोगों ने चूज किया है। तो इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर must rest with those elected by the people, and in this case what we have seen कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया जा रहा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, एक ऐसे इंसान के द्वारा जो लोगों के द्वारा चूज नहीं किया गया है, जनरल परवेज मुशर्रफ। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, वो लोग डिसीजन ले रहे हैं जिन्हें लोगों ने चूज नहीं किया है। तो क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक होगा? नहीं, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो पहला प्रिंसिपल है, दैट इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। तो वो पहला फीचर जो है वही यहाँ पे फेल हो रहा है। आया समझ में आपको? तो ये कहानी थी पूरी पाकिस्तान की, उसमें कौन सा फीचर जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा फीचर समझेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला। चाइना के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि चाइना में किस तरह से वो फीचर फुलफिल नहीं होता है, क्यों चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है, क्यों पाकिस्तान उस समय पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता था, ये मैंने आपको समझा दिया है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में, जो आपकी बुक में हेडिंग दी गई है। हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। 2 केसेस देखेंगे, चाइना का और मेक्सिको का, और इन दोनों एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझेंगे, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन और ये डेमोक्रेसी का क्यों एक एसेंशियल पार्ट है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाया गया था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिसीजन लिए जा रहे थे उस टाइम पीरियड में 2002 1999 से लगा के, तो वो जो डिसीजंस लिए जा रहे थे, दोस डिसीजंस वर टेकन बाय अ पर्सन हु वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और जो हमने पहला फीचर डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब उन लोगों के पास में पावर होना चाहिए जिन्हें लोगों ने चुना है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा था नहीं। जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो क्या इलेक्टेड थे? नहीं थे। तो हमने उस बेसिस पे क्या कंक्लूड किया था कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था।
अब अगर हम आते हैं किस पे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन जो हेडिंग है, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब हमारा जो फीचर होने वाला वो ये होगा, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसे मैं बाद में समझाऊंगा, बाकी ये ध्यान रखिए आप कि ये अगला फीचर है हमारा, और इस फीचर के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये कंट्रीज चाइना और मेक्सिको डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो चाइना है, तो चाइना में इलेक्शंस होते थे, ठीक, इलेक्शंस होते थे, हर 5 साल में इलेक्शन होते थे, हर 5 साल में इलेक्शंस होते थे। और क्यों इलेक्शंस होते थे? फॉर इलेक्टिंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है उसे इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होते थे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या है? वहां की पार्लियामेंट है। वो जो बड़ा सा एक चाइनीज नेम दिया हुआ है उसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो थी तो वो वहां की क्या थी? वहां की पार्लियामेंट थी। अब आप यहां पे अगर देखोगे, यहां तक सारी चीजें आपको कितनी डेमोक्रेटिक दिख रही है कि भैया चाइना में इलेक्शंस होते हैं। जो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इलेक्टेड वाला जो क्वेश्चन मार्क हमने पढ़ा था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसमें देखा था कि इलेक्शंस होना चाहिए, और तो यहां पे इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन के ही थ्रू पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो आपको यहां तक बड़ा अच्छा नजारा लग रहा है, सारा सब कुछ डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये फिर भी अनडेमोक्रेटिक है। क्यों अनडेमोक्रेटिक है बताता हूं। अब क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है, तो इंडियन पार्लियामेंट में पार्ट होने के लिए जरूरी नहीं है आपको किसी पार्टी से अप्रूवल लेना होगा। आप अपना इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर आप किसी अलग पार्टी से भी इलेक्शन लड़के जीत सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या था कि यहां पे अगर किसी को पार्लियामेंट में जाना है, तो टू बी अ पार्ट ऑफ इट अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब अगर आपको नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, जो चाइनीज पार्लियामेंट है, उसमें पार्ट बनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उससे क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा। तो अधिकतर क्या होता था कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस में सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और उसके एफिलिएट्स जो होते थे, उनसे जुड़ी हुई जो पार्टीज होती थी, उन्हीं के लोग जा पाते थे। तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे इलेक्शन तो है लेकिन ऑप्शंस नहीं है। मान लीजिए क्या होता है, मैं इंडिया में इलेक्शन करवाता हूं, और सपोज आपको क्या दे दिया? आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको एक अपने एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करना है, और ऑप्शन क्या रहेंगे? या तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज कर लिए, या तो बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। हाँ, मैंने गलत नहीं बोला है, या तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज कर लीजिए, या फिर बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज कर लीजिए। तो यहां पे क्या बोलोगे आप? बात तो एक ही है ना सर। तो वैसे ही उसी तरह से क्या है कि यहां पे लोगों को जो चूज करना है, तो चूज किस में से करना है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। बस लोग अलग हो जाएंगे लेकिन आपको चूज उसी पार्टी में से करना होगा। तो क्या यहां पे अगर कोई इंसान है जिसका इस पार्टी की लाइन के हिसाब से अलग एक ओपिनियन हो, वो पार्टिसिपेट कर पाएगा या फिर वो अपने ओपिनियंस को रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अगर पार्लियामेंट में जाना है तो अपने को किस हिसाब से मोल्ड करना होगा? अपने आप को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से मोल्ड करना होगा। आया समझ में? तो यहां पे क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, यहां पे चॉइस नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है। तो क्या अब ये कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। 2 मिनट पहले जिस चीज को मैं डेमोक्रेटिक बता रहा था वो अनडेमोक्रेटिक हो गई। आया समझ में? क्यों? तो ये हमने चाइना का एग्जांपल देखा। अब आते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस है हमारा मैक्सिको का। मैक्सिको का अगर आप केस देखते हैं तो मैक्सिको में एक पार्टी है पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, नाम उल्टा है समझ लेना। तो ये जो पीआरआई जो है तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से जानी जाती थी। ये मैक्सिको में एक जो पार्टी है, तो ये पार्टी क्या है? इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है लेकिन कभी हारती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा जीतती है। हमेशा जीतती क्यों है वो भी बताता हूं मैं आपको। तो ये जो पार्टी थी पीआरआई, ये पीआरआई पार्टी क्या करती थी? यूज्ड टू विन ऑल द इलेक्शंस। अब क्यों जीत पाती थी सारे इलेक्शन? तो वो सारे इलेक्शन इस कारण से जीत पाती थी क्योंकि पीआरआई यूज्ड मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन। किस प्रकार की डर्टी ट्रिक्स? तो मतलब वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। कैसे? जैसे जो अपने टीचर्स वगैरह होते थे, तो स्कूल के टीचर्स को बोलती थी, मतलब मैं नहीं करूंगा ऐसा, स्कूल के टीचर्स को बोलती थी कि बच्चों के पेरेंट्स को वो इन्फ्लुएंस करें किस चीज के लिए, कि वो उन्हीं की पार्टी को वोट दें, मतलब पीआरआई को वोट दें। उसके बाद में दूसरी चीज क्या हो रही थी? दूसरी चीज यहां पे ये हो रही थी कि जो पीआरआई पार्टी थी तो वो मीडिया को एक लंबे समय तक कंट्रोल करके रखती थी, मीडिया को अपने अंडर में रखती थी। इस प्रकार से क्या था कि कुछ बहुत सारे गलत तरीकों का इस्तेमाल करती थी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और वो क्या करती थी? वो इलेक्शंस जीतने में हमेशा कामयाब रहती थी, मतलब कभी हारती नहीं थी। वो क्यों नहीं हारती थी? क्योंकि हमेशा पावर उसके पास रहती थी। तो ये सारी चीजें हमने देखा कहां पे हो रही थी? मैक्सिको में। अब मैंने आपको दोनों केसेस समझाए, चाइना का भी और मैक्सिको का भी। अब आपको इससे समझ क्या आया? व्हाट कैन वी कंक्लूड? तो अब आते हैं हम हमारे फीचर पर कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसे, हमने पहला फीचर क्या देखा था पाकिस्तान वाले केस में? दैट इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर
मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, तो जो लोग चुने हुए होते हैं उन्हीं के पास में पावर लेने, डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं था। अब यहाँ पे जो दूसरा फीचर है वो क्या है हमारा, वो है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो है वो लोगों के सामने दिखना चाहिए। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है नहीं है, क्यों? यहाँ पे चॉइस ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा कौन जीतेगा? कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है? नहीं, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कौन है हमेशा जीतेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी या फिर पीआरआई ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए, वेयर दोस करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो पार्टी आज पावर में है उसको मतलब ये पूरे चांसेस हो कि वो कल हार जाए। कल हार जाए मतलब आने वाले इलेक्शंस में। जैसे इंडिया का एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। इंडिया में आपने क्या देखा कि 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, मानते हैं इस चीज को। और हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर पावर में थी तो वो अपनी पावर का यूज करके इलेक्शन के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और क्या होता है, हम देखते हैं कि 2014 के बाद में कौन सी पार्टी जीतती है? बीजेपी जीतती है। अब बीजेपी 2019 में भी जीतती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी कभी हारेगी नहीं। ठीक है, बीजेपी आगे हार भी सकती है। तो क्या है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें आप मतलब मैं किसी पार्टी स्पेसिफिक को, मतलब स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तब डेमोक्रेटिक कहलाएगा जब उस कंट्री में जो पार्टी पावर में है वो पार्टी के हारने के पूरे चांसेस हों। ठीक है, तो जैसा हमने हमारी कंट्री में देखा है कि कभी बीजेपी गवर्नमेंट हारती थी और कांग्रेस गवर्नमेंट आती थी, तो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट हारी है और बीजेपी गवर्नमेंट आई है। मतलब पावर में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट्स हारती हैं। तो ये बताता है कि हाँ, आपकी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम होता है, जहां पे वेयर दोस करेंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। आई होप आपको वाला फीचर समझ में आया, दोनों केस स्टडीज समझ में आई है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक तो डायरेक्ट फीचर पे बनेगा, इस फीचर को एक्सप्लेन कीजिए। मैक्सिको के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में, कौन सी पार्टी थी? पीआरआई, इंस्टीट्यूशनली रिवोल्यूशनरी पार्टी। और ये चाइना का एग्जांपल। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा फीचर डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज का? डेमोक्रेसी का, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो वो क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा फीचर डिस्कस करेंगे जिसमें हम जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये जो हेडिंग दी गई है आपकी बुक में, इससे हम समझेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल हम पाकिस्तान का देख चुके हैं, इसी के साथ साथ हमने क्या एग्जाम्पल देखा है पाकिस्तान के साथ, हमने मैक्सिको का और चाइना का एग्जाम्पल देखा है और समझा है किस तरह से जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, दोनों डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आपको रिकॉल करके रखना है। अभी एक वीडियो हम आगे डिस्कस करेंगे और जिसमें मैं सारे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और फीचर्स को एक बार फिर से रिकॉल करवाऊंगा। तो यहां पे हम किस फीचर के बारे में पढ़ेंगे? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू से रिलेटेड फीचर के बारे में। क्या होता है वो देखिए। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब हर डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, एक अडल्ट सिटीजन जो होता है, इसमें कुछ की टर्म्स है देखिए। ईच अडल्ट सिटीजन 1 वोट, ठीक है, ईच वोट 1 वैल्यू। इसमें क्या बताया गया है कि एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री जब ही कहलाएगा जब वहां पे क्या होगा, जितने भी सिटीजन्स वोट कर रहे हैं, खास करके अडल्ट सिटीजन्स जो एलिजिबल रहते हैं वोटिंग के लिए, ठीक है, तो सारे अडल्ट सिटीजन के पास में क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट होना चाहिए। और वोटिंग राइट जो होना चाहिए तो उनका वोट वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। मतलब एक वोट हो, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा पैसे है तो हमने क्या कह दिया कि आपके पास 2 वोट है, आपके पास ज्यादा पैसे तो 2 बार वोट डालो आप, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 1 वोट होना चाहिए, हर सिटीजन के पास में 1 वोट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडीशंस। कोई पढ़ा लिखा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, कोई किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है नहीं है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए? इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए सबके पास में, इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, 1 वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। और सभी के वोट की वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा है क्या, कि वहां पे थर्ड स्टेट की जो वोटिंग वैल्यू होती थी वो हाफ कंसीडर की जाती थी। तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबकी वोटिंग वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको ये
फीचर समझ में आया है। अब इस फीचर को हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कंटेक्स्ट में देखेंगे, मतलब एग्जांपल से देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज थी जो अपने आप को क्या बोलती है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है, लेकिन क्या वो इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर रही है, क्या वो इस फीचर को फुलफिल कर पा रही है। तो आइए वो सारी चीजें देखते हैं। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। मतलब 2015 के पहले तक क्या था कि सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। तो क्या यहाँ पे ये कंट्री, हमारा जो फीचर है, हमने डेमोक्रेसी का फीचर देखा कि ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, उस फीचर को फुलफिल कर पा रही है ये कंडीशन सऊदी अरेबिया की? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है। तो क्या इक्वालिटी है आपकी कंट्री में? नहीं है। तो इसके चलते क्या है, सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लायक नहीं रहा, नहीं था। अब देखिए एस्टोनिया की अगर बात करते हैं हम, एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया एक कंट्री है रशिया के पास में। आप लोगों को ध्यान होगा तो आपने जो रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, तो रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो पहले रशिया था वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, एक ही यूनियन थी, तो हो सकता है वहां पे रशियन माइनॉरिटीज भी पाई जाए, मतलब रशिया के कुछ लोग एस्टोनिया में रह रहे होंगे, तो वो रशियन माइनॉरिटीज हो गई। ठीक है, तो अब जो रशियन माइनॉरिटीज थी, तो एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मतलब रशियन माइनॉरिटीज के पास में वोटिंग राइट नहीं होता है, बहुत मुश्किल से वोटिंग राइट मिलता है। कहां पे? एस्टोनिया में। तो क्या एस्टोनिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। आगे आते हैं तो फिजी। फिजी भी क्या है? एक कंट्री है। फिजी आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड ग्रुप मतलब क्या होता है? आइलैंड तो जानते हैं ना, अ लैंडमास व्हिच इज बीइंग सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज बाय 4 साइड्स, तो वो आइलैंड होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, फिजी जो है, तो इस फिजी में क्या है कि वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। अब इंडियन फिजियंस और इंडिजीनियस पहले समझाता हूं आपको। मतलब जैसे वेस्ट इंडीज है ना, तो वेस्ट इंडीज में आपने देखा होगा कि कुछ क्रिकेट, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में कुछ जो प्लेयर्स हैं उनका नाम इंडियन नेम से बहुत मैच होता है, जैसे सुनील नारायण। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंडियन है? तो इंडियन एग्जैक्टली इंडियन नहीं है वो। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ था कि बहुत समय पहले जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो वो अपने यहां से क्या ले गए थे, अपने यहां से लेबर्स को ले जाते थे इंडिया से, और उन लेबर्स को इस तरह से आइलैंड्स पे क्या करवाते थे, प्लांटेशन फार्मिंग करवाते थे। तो वो वहां पे जाके बस गए। अब उनकी जो आने वाली जनरेशन है उन्होंने वहीं पे जन्म लिया, तो वो वहां के इंडिजीनियस लोग नहीं है। आगे समझ, मतलब जैसे फिजी में भी जो लोग रह रहे हैं, तो जो जिन लोगों को इंडिया से ले जाया गया था इस तरीके से इंडेंजर्ड लेबर बना के, बंधुआ मजदूर बना के, तो वो लोग क्या होंगे, वो लोग वहां के इंडिजीनियस लोग नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आज किसी के पेरेंट्स आज आ जाते हैं अमेरिका में, फिर उन अमेरिका से इंडिया में आ जाते हैं, और फिर क्या होता है कि उनके बच्चे इंडिया में जन्म लेते रहते हैं, उनकी जनरेशन इंडिया में जन्म लेती है, तो क्या कहलाएंगे, वो इंडिजीनियस इंडियन नहीं कहलाएंगे, वो अमेरिकन इंडियन कहलाएंगे। आया समझ में? तो ये सारी चीजें हो गई, इंडियन अमेरिकन कहलाएंगे, सॉरी। अब ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि फिजी जो था, तो फिजी में भी यही कंडीशन थी कि वहां पे कुछ इंडिजीनियस लोग थे और कुछ इंडियन फिजियंस थे जिन्हें इंडिया से ले जाया गया था। तो अब हम यहाँ पे वही देखेंगे कि इंडियन फिजियंस और इंडिजीनियस फिजियंस के बीच में क्या था, वहां पे वोटिंग राइट में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज थी। तो वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियंस। तो जो इंडियन फिजियंस थे उनकी वोट की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी फिजी में, जितने इंडिजीनियस फिजीज की होती थी। आ गया समझ में आपको ये? तो ये तीनों एग्जांपल देखने के बाद हमने क्या मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप ये कंक्लूड करेंगे कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, वो क्या बोलता है कि हर इंसान को वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, और वो वोटिंग राइट इक्वल होना चाहिए, जो कि इन 3 कंट्रीज में एब्सेंट है। तो ये कंट्रीज क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहलाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कहलाएगी। आई होप आपको ये जो तीसरा फीचर है ये बहुत अच्छे से समझ में आया। क्या कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम देखेंगे किस तरह से जिम्बाब्वे जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाता, वहां पे क्या कंडीशन थी। जानू पीएफ पार्टी को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है कि जो आपके लॉ है, जो आपका कानून है, वो रूल करना चाहिए, ना कि कोई पर्सन रूल करना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब क्या है कि जहां पे लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट हो। ये आपको हेडिंग से इतना समझ में आ गया।
लेकिन क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये जो हमारे चैप्टर जो है, तो इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी से ये टॉपिक कैसे रिलेट होता है। हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो जिम्बाब्वे था, तो जिम्बाब्वे में किस तरह से जानु पीएफ पार्टी जो रूल कर रही थी वो इन चीजों को वैल्यू नहीं दे रही थी। वो सारा सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, और जो हमारा लास्ट और फोर्थ फीचर होने वाला है डेमोक्रेसी का, उसे पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला कंसेप्ट समझाया था, जिसमें हमने सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी के एग्जांपल से समझा था कि किस तरह से इक्वल वोटिंग राइट शुड बी देयर एंड ईच वोट मस्ट वैल्यू इक्वली। ये वाला कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिम्बाब्वे जो था, तो जिम्बाब्वे एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री। अब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिलती है? जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है 1980 में। 1980 में जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है, किससे इंडिपेंडेंस मिलती है? तो व्हाइट माइनॉरिटी रूल था वहां पे, जो माइनॉरिटी व्हाइट्स रहते थे उन लोगों ने रूल करके रखा था अभी तक, जैसा साउथ अफ्रीका का केस था उसी तरह से। साउथ अफ्रीका को तो और लेट इंडिपेंडेंस मिली है, तो चैप्टर 3 में हम वही पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है 1980 में। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में क्या है, वहां पे जानु पीएफ पार्टी जो थी, ठीक है, जानु पीएफ एक पार्टी थी वहां की, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी होती, कांग्रेस होती, उस तरह से वहां पे जानु पीएफ एक पार्टी थी, जिसने वहां पे नेशनल स्ट्रगल को दिस पार्टी वाज द फ्लैग बियरर ऑफ नेशनल स्ट्रगल, मतलब आजादी के लिए लड़ाई लड़ने में जो सबसे आगे थी, तो वो ये पार्टी थी। अब इस पार्टी के एक लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। आई होप आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई कि जानु पीएफ पार्टी क्या है, रॉबर्ट मुगाबे कौन है, और जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कैसे मिली है, इनके स्ट्रगल के थ्रू। अब देखिए, अब कोई आपका अगर कह सकते हैं नेशनलिस्ट लीडर होगा ना, एक तरह से ये आपको इंडिपेंडेंस दिलवाइए, तो ये पॉपुलर तो बहुत ज्यादा थे रॉबर्ट मुगाबे। अब रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर थे, इसके चलते वो इलेक्शन जीतते हैं 1980 के बाद में। इलेक्शन जीतने के बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, कहां के? इंडिया के नहीं बनेंगे, वो जिम्बाब्वे के बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी कंट्री की बात कर रहे हैं हम, तो वो जिम्बाब्वे के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद में क्या है, वो इलेक्शन एक बार जीत जाते हैं, लेकिन आगे और इलेक्शन जीतने के लिए ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, मतलब बहुत गलत तरीकों का इस्तेमाल किया उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए। कैसे? जैसे ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो हमारे यहां भी, हमारी कंट्री में भी गवर्नमेंट लाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किसके लिए लाए उन्होंने? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए ताकि वो प्रेसिडेंट की पावर को और बढ़ा सके, मतलब खुद के फेवर में डिसीजंस को लेने के लिए उन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। तो अभी देखिए क्या है, अभी चीजें होंगी, जो भी होना है वो सारा सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। मतलब वो कुछ भी बोलेंगे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं, गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर आपके हिसाब से बना लिया, तो फिर बात तो वही होगी ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान पकड़ना ही होता है वो तो अब यहां पे भी वही चीज हुई है कि ही अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। अब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद में क्या करते थे? सारी चीजें जो उनके फेवर में होती थी उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर लेते थे। अब अगली चीज क्या है, जो अपोजिशन पार्टी होती थी, तो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स जो होते थे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, तो अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड। उसके बाद में प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, मतलब कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या फिर प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकती थी जिम्बाब्वे में। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उस चीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। टेलीविजन और रेडियो वगैरह जो होते थे वो सारे सब कुछ उनके कंट्रोल में होते थे, किनके? जानु पीएफ पार्टी के, मतलब रॉबर्ट मुगाबे के। और उसके बाद में क्या होता था, जो जुडिशरी थी, जो कोर्ट थी, तो कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह को भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, यहाँ पे कोर्ट को भी नेग्लेक्ट किया जाता था। तो जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय दी गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, लेकिन वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, किसको? रूलिंग पार्टी को, यानी जानु पीएफ को। तो इस तरह से आपने क्या देखा यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो क्या है, एक बोल सकते हैं पॉपुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, इस पार्टी को लोगों ने ही बनाया है, लेकिन क्या हो रहा है, वो अनडेमोक्रेटिक तरह से रूल कर रही है। आया समझ में? यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो रूल ऑफ लॉ की बात होती है वो नहीं हो रहा। देखिए, दो कंसेप्ट है, एक तो रूल ऑफ लॉ और एक है रूल बाय लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में आपको डिफरेंस समझाता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, रूल बाय लॉ हो रहा है, मतलब आप कानून बना रहे हैं और उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उस हिसाब से आप कंट्री को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो यहां पे दिक्कत क्या है कि आपने कानून बना दिया, ये कानून क्या बना दिया कि हम किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास में और पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, ब्रिटिशर्स ने एक लॉ ले आए थे, रॉलेट एक्ट। जब एक लॉ लाए थे ब्रिटिशर्स ने, तो उस लॉ के हिसाब से क्या था, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और अरेस्ट करके 2 साल तक जेल में रख सकते थे बिना ट्रायल के, मतलब बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट में ले जाए। तो ये क्या है, वो ब्रिटिशर्स तो ये बोलेंगे कि हम तो लॉ के हिसाब से सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा था, वो लॉ क्या था, जस्टिफाइड था? नहीं था।
तो उसी तरह से यहां क्या हो रहा है, ये बोलेंगे हम सब कुछ लॉ के हिसाब से कर रहे हैं, वी आर रूलिंग बाय लॉ। लेकिन रूल बाय लॉ में क्या है कि जो इंटेंशन है लॉ बनाने का वो भी तो गलत हो सकता है। और रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि लॉ पहले से बना हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग लॉ रूल करना है। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अब प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे, प्रेसिडेंट बदल जाएंगे, सारी चीफ मिनिस्टर बदल जाएंगे, ये लोग बदलते रहेंगे, लेकिन लॉ नहीं बदलेगा। अगर लॉ बदलना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना होगा। और यहां पे क्या है कि वो नया लॉ बना दिया, कल उनको किसी चीज की जरूरत है तो उस चीज के लिए लॉ बना देंगे, चाहे वो जस्टिफाइड हो या ना हो। तो इस तरह से रूल होता है, तो रूल बाय लॉ होता है। और रूल ऑफ लॉ क्या है, मतलब पहले से कानून बना हुआ है और उस कानून के हिसाब से आप कंट्री को गवर्न करेंगे। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए। अब यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही थी, यहां पे रूल बाय लॉ चल रहा था कि अपने हिसाब से कानून बनाते जाओ और देश को चलाते जाओ, तो वो दिक्कत थी। अब दूसरी चीज क्या है कि जैसे अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को परेशान किया जाता था, लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे सिटीजन जो थे क्या उनके राइट्स की रिस्पेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग को हमने रिलेट करा इससे। अब अगर आप इसके फिलोसॉफिकल एंड पे आते हैं, थियोरेटिकल एंड पे आते हैं, तो देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ये पूरा इंसिडेंट से, जिम्बाब्वे के पूरे इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं। हमें ये सीखने को मिलता है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जैसे मान लो आपने आज हमारी कंट्री में मान लो हमने एक गवर्नमेंट को चूज किया, अब कल को वो गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक अगर हो जाती है तो आप क्या कर लोगे, आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके चलते क्या है कि ये पूरी पॉसिबिलिटी कि आज जिसको आपने इलेक्ट किया है, कल उस आदमी के इंटेंशंस बदल जाए तो वो आपकी कंट्री के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। तो वहां पे क्या होना चाहिए, मतलब जो जिसे आप पावर दे रहे हो, जिसे आप अथॉरिटी दे रहे हो, उस इंसान को आपको क्या करना होगा, लिमिट में रखना होगा। लिमिट में कैसे रख सकते हो आप लॉ की मदद से। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये चांसेस रहेंगे कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो क्या हो सकती है, वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कानून रहे, उस कानून के अंदर गवर्नमेंट आए। मतलब जैसे एक फेमस लीडर थे, आपने उनकी स्पीच में सुना होगा कि सरकारें आएगी जाएगी लेकिन देश रहना चाहिए। तो उसी तरह से क्या है कि जो लॉ बना हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रिस्पेक्ट की जाना चाहिए। गवर्नमेंट तो क्या है, आज दूसरी है कल दूसरी होगी, इस तरह से चेंजेस आते रहेंगे। और अगर आपको डेमोक्रेसी को लंबे समय तक चलाना है तो रूल ऑफ लॉ और सिटीजन्स राइट्स की रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो वहीं से हमारा चौथा फीचर इवॉल्व होता है डेमोक्रेसी का, कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कब होगा, जब वहां पे क्या होगा, a democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens right। मतलब एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तभी होगी जब वो किस लिमिट के अंदर रूल करती है, किस लिमिट के अंदर रूल करती है, तो लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान के द्वारा जो लॉज बनाए गए उस लॉ की लिमिट के अंदर वो रूल करे, और उसी के साथ साथ में सिटीजन्स राइट की रिस्पेक्ट करे। मतलब जो वहां के लोग हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते तो हम कोर्ट तक जा सकते हैं और कोर्ट उन्हें रिस्टोर करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट को उस चीज के लिए पनिश करे। तो इस तरह से सिटीजन्स राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमने चारों फीचर डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्टिंग से अगर देखें तो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, पहला फीचर कौन सा था हमारा, पाकिस्तान वाले केस से रिलेट करा था। ठीक है, जहां पे हमने देखा था कि मेजर जो फाइनल डिसीजंस होते हैं इट शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन वाला देखा था, चाइना मैक्सिको के एग्जांपल से। तीसरे में हमने वन वोट वन वैल्यू वाला देखा, जिसमें हमने सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी के एग्जांपल से समझा। और चौथा फीचर हमारा जिम्बाब्वे की मदद से हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और सिटीजन्स राइट्स जो है उनकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। अब एक वीडियो जो बनाएंगे इसके बाद वाला, तो उसमें एक बार फिर से समरी डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे, चारों चीजों को फिर से समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समरी डेफिनेशन। समरी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन क्या होता है डेमोक्रेसी का, और चारों फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। जो एकदम लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने जानू पीएफ और जो जिम्बाब्वे में जो कंडीशन थी, रॉबर्ट मुगाबे, वो सारी सिचुएशन देखी थी। तो उसी के साथ में हमने 4 फीचर्स और एक डेफिनेशन, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके थे। अब ये एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है इस क्वेश्चन की, तो उस सेंस में इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
स्टार्ट करते देखिए, अलग अलग हमने स्टोरीज देखी थी, पाकिस्तान की, चाइना की, मैक्सिको की, जिम्बाब्वे की स्टोरी देखी थी, और अलग अलग 3 कंट्रीज थी जैसे सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी। ये सारा सब कुछ हमने देखा था। उन्हीं चीजों को एक बार रिकॉल करेंगे, रिकैप करेंगे और एक बार फिर से ब्रशअप हो जाएंगे सारे जो डेफिनेशन थे, फीचर्स थे उसके साथ में। डेफिनेशन क्या थी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड, इलेक्शन वाला भी हमने फीचर देखा था, रूलर्स वाला भी देखा था कि मेजर डिसीजन रूलर्स को लेना चाहिए, और बाय द पीपल मतलब इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर फीचर्स पे बात करते हैं तो फीचर्स क्या क्या थे? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। तो जो पाकिस्तान वाला केस था, हमने देखा था कि वहां पे किस तरह से जनरल परवेज मुशर्रफ एक डेमोक्रेटिक रूल नहीं ला पाए कंट्री में। क्यों? क्योंकि ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वाज टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस इन द कंट्री। तो आर्मी ऑफिसर्स और जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो वो लोग मेजर डिसीजंस ले रहे थे, बट दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। देयरफॉर पाकिस्तान कैन नॉट बी सेड टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ये पहला फीचर था। दूसरा, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट गवर्नमेंट। मतलब ये वो वाली बात है, कौन सी? कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके साथ साथ में वेयर दोज करंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। मतलब जो आज पावर में है वो पार्टी हार भी सके, मतलब वो पार्टी हार सके, ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनना चाहिए। तो वो हमने इस फीचर के अंदर देखा था। चाइना और मैक्सिको के एग्जांपल से हमने इन चीजों को समझा था। तीसरा जो फीचर देखा था, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया वाले जो एग्जांपल थे, तो इक्वल वोटिंग राइट वाली चीज को हमने इस पॉइंट में, इस फीचर में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी डेमोक्रेटिक होगा जब वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलेंगे। तो ये हमने उस फीचर में डिस्कस किया था। अब अगला क्या है? अब अगला हम देखेंगे द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, लीड्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। अब इसमें क्या बताया, जो हमने जिम्बाब्वे वाले सेक्शन में डिस्कस किया था कि किस तरह से वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, सारी चीजें क्या थी? सिटीजंस राइट, सिटीजंस के जो राइट्स होते हैं उससे ऊपर थी। जानू पीएफ पार्टी जो थी, रॉबर्ट मुगाबे जो थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बदल देते थे। मतलब वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहां पे क्या था? रूल बाय लॉ था। तो ये सारी चीजें हमने चौथे फीचर में डिस्कस करी थी। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द डेमोक्रेटिक लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट। तो वहां पे राइट्स की रिस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में, तब जाके वो कंट्री क्या कहलाएगा? डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। ये हमारा चौथा फीचर बताना चाह रहा था। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है अभी तक। मतलब ये एक तरह से क्या है कि चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट था उसका एक समरी रिकैप था जो कि आपकी बुक में दिया है, तो इसीलिए मैंने उसे एक बार और रिकॉल करवाना एक इंपॉर्टेंट चीज समझा। अभी अब क्या देखते हैं हम? अभी हम देखेंगे कि आगे जो है, तो आगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। देखिए, पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर चुके हैं? चैप्टर का जो एक आधा सेक्शन है पूरा, जिसमें हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और कुछ फीचर्स, ये सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो आधा बचा हुआ पार्ट है चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में डिसएडवांटेजेस फॉर डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है। तो शब्द बदल जाएंगे लेकिन कंटेंट यही जाना है, पॉइंट्स आपको आंसर में यही सारे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज, डीमेरिट या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कह लीजिए, वो क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। अब जब लीडर्स बदलते रहेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी।
देखिए आज कोई लीडर है मान लीजिए आपके कंट्री में, अब क्या होगा, इलेक्शन हुए हैं, उन्हें आज चूज कर लिया गया है, अगले 5 सालों में फिर बदल जाएगी गवर्नमेंट। अगर तो गवर्नमेंट बदलती है तो क्या होता है, लीडर्स बदलते हैं, लीडर्स बदलते हैं तो उनका काम करने का तरीका बदलता है, उनका काम करने का तरीका बदलता है तो उसका इंपैक्ट किस पे आता है, जो एग्जिस्टिंग प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। तो इसके चलते इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लीडर बदलते रहते हैं, लीडर के साथ साथ में डेवलपमेंट का जो रास्ता है, जो रूट अपनाया गया है वो भी चेंज होता रहता है, तो उसके चलते इंस्टेबिलिटी होती है। आई होप आपको पहला पॉइंट, पहला डिसएडवांटेज या फिर पहला डीमेरिट कह लीजिए, आर्गुमेंट अगेंस्ट कह लीजिए, वो समझ आया है। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। सत्ता चाहते हैं सभी, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी लोग क्या चाहते हैं कि उनके पास में ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है, जो इलेक्शंस होते हैं, जो कह सकते हैं लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बनाने की बात चलती है, तो डेमोक्रेसी वही सब कुछ है, पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, किसके पास कितनी पावर है, कौन अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अब जब डेमोक्रेसी में इन चीजों की बात होता है, इन चीजों की बात होती है, तो उसके चलते क्या है, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, मतलब वहां पे कोई आपको नैतिक शिक्षा नहीं देगा ऐसा कि ऐसा नहीं करते हैं, गलत है या फिर ये सही है। लोग पैसे की मदद से, लोग मसल पावर की मदद से कैसे भी बस क्या करना चाहते हैं, इस पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले में अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि डेमोक्रेसी में जब आप पॉलिटिकल कंपटीशन को अलाउ करते हैं, पावर प्ले को अलाउ करते हैं, तो उसके चलते क्या है कि लोग मोरालिटी भूल जाते हैं, और जब मोरालिटी भूलते हैं तो उसके चलते करप्शन हो रहा है, उसके चलते क्राइम होता है, उसके चलते क्या होता है, बहुत सारी बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत होती है वो खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स अपने मोटिव के लिए क्या करते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये हो गया हमारा। तीसरे डिसएडवांटेज पर अगर आते हैं या फिर तीसरे डिमेरिट पर अगर आते हैं, तो सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिले। अब देखिए क्या है, डिक्टेटरशिप में क्या होगा, जो डिक्टेटर है, जैसे जर्मनी में हिटलर डिक्टेटर थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो उन्होंने क्या करा, कुछ डिसीजन लेना है, अपनी इच्छा हुई, रात में उनका मन हुआ क्या ये डिसीजन लेना है, तो सुबह उठते से डिसीजन इंप्लीमेंट कर देंगे वो। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में क्या, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, फाइलें एक ऑफिस से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट घूमती रहती है, और ये सारा सब कुछ ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है, इसमें समय लगता है। अब जब किसी भी डिसीजन को अगर आपको लेना है, उसमें आप डिलेस करते जाओगे, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करोगे। देखिए ये जो पॉइंट बता रहा हूं इसको एडवांटेज की तरह भी यूज करेंगे हम अभी बाद में, पहले इसका डिसएडवांटेज समझिए। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से जब कंसल्ट करना पड़ता है, तो उस कंसल्टेशन के चलते क्या होता है, डिलेज होती हैं, चीजें डिले होते जाती हैं, जो काम आपको, अब आपने ऐसे देखा होगा ना, मान लीजिए आपके, अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है या फिर देखा है कि कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आपको कुछ काम करवाना है, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कुछ काम करवाना है, तो क्या बोलते हैं कि अभी इस ऑफिस में फाइल गई है, फिर उस ऑफिस में जाएगी, और इस तरह से क्या है कि चीजें डिले होती रहती बहुत ज्यादा, तो वो डिले के चलते क्या लोग परेशान होते हैं। तो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, जब बहुत सारे लोगों को आप कंसल्ट करोगे तो उसके चलते क्या होगा, डिसीजन लेने में आपको डिलेज होंगे। अगला डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। अब इसको समझिए क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जैसे हमने चूज किया किसी लीडर को, हमने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमने उन्हें क्या बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, और हमने उन्हें एमएलए बनाया या फिर हमने उन्हें एमपी बनाया। तो अब क्या होता है, जब आप इलेक्टेड लीडर्स को इस तरह से चूज करते हो, तो गारंटी नहीं है कि आपने जिस लीडर को चूज किया है वो सारी चीजों की जानकारी हो उन्हें। आया समझ में? अब क्या होता है कि जो इलेक्टेड लीडर है, अगर उन्हें जानकारी नहीं है सारी चीजों की, तो उसके चलते हो सकता है वो कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। क्लियर है? अधिकतर क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए आप आपकी कंट्री, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने किसी को एमएलए चूज किया है, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने जिसे एमएलए चूज किया है, तो वो इंसान क्या था, वो इंसान किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के या फिर कह सकते हैं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है जहां पे फैमिली बैकग्राउंड चला आ रहा है। तो फैमिली बैकग्राउंड जब चला आ रहा है तो वो मतलब फैमिली के नाम के चलते क्या हो गए, वो नेता बन गए, वहां के एमएलए बन गए, लेकिन क्या उनके पास में सही नॉलेज है उस चीज का, क्या वो कैपेबल है, क्या उनमें वो कैपेबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। और उसके चलते क्या होता है कि जो इलेक्टेड लीडर होते हैं उनके पास in the absence of knowledge he is not able to take the best decision in favor of people, मतलब लोगों के हित में वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये एक और डिसएडवांटेज हो गया किसका, डेमोक्रेसी का। आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसे इसी पॉइंट से रिलेट करो अगर आप, कि डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा था, डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि सारी चीजें इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड है, हर पार्टी दौड़ लगा रही है, बस उन्हें जीतना है। अब जब हर पार्टी दौड़ लगा रही है तो क्या
वो हर पॉसिबल मींस को यूज करने की कोशिश करेगी कि वो कैसे जीत सके। इलेक्टोरल कंपटीशन है ना, तो इलेक्टोरल कंपटीशन वो क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि बस कैसे ना कैसे मैं जीत जाऊं। हर पार्टी की ये चाह होगी। अब जब वो मैं जीत जाऊं, इस चाह के चलते क्या होता है, इस चाह के चलते वो लोग क्या करते हैं, करप्शन एज ए मींस अडॉप्ट कर लेते हैं जीतने के लिए। करप्शन को एज ए मींस अडॉप्ट कर लेते हैं किस चीज के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा जोड़ सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा खिला सके और जीत सके। तो इलेक्टोरल कंपटीशन के चलते करप्शन बहुत ज्यादा होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए कि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करते हैं ऑर्डिनरी पीपल। अब ऑर्डिनरी पीपल में क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हम फॉलो कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते क्या होता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के चलते ये सिस्टम है कि हर 18 साल से ऊपर के इंसान को वोटिंग राइट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन। ठीक है, वो किसी भी वर्ग से मतलब बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उन्हें क्या है, सभी को वोटिंग राइट है, सभी ऑर्डिनरी पीपल को वोटिंग राइट है। तो अब क्या होता है, इसके चलते लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हर इंसान में ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है वो उसे चूज कर पाए। और इसी के चलते जो एंशिएंट डेमोक्रेसीज होती थी, मतलब जैसे ग्रीस और वगैरह, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती थी ना, वहां पे लिमिटेड फ्रेंचाइजी होती थी, मतलब कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। तो उनका मानना था जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वही चूज करें। क्यों? क्योंकि जो अनपढ़ है, समझदार नहीं है, वो शायद गलत चूज कर लेंगे। तो वो उनका आइडिया एक सही था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज जो हो रहा है वो गलत है, वो भी सही है। ठीक है, इक्वालिटी डेमोक्रेसी की अगर बात करते हो आप, तो वो भी होना चाहिए। लेकिन इस चीज को डिसएडवांटेज की तरह भी देखा जा सकता है कि ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उन्हें हर चीज की जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब जब उनका इक्वल वोटिंग राइट रहेगा, तो वो क्या हो सकता है, वो गलत एजेंडा पे फोकस करके या फिर गलत तरीकों से, अधिकतर ये होता है कि पैसे खिला दिए जाते हैं। मतलब थ्योरेटिकली ये सारी चीजें गलत होती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी है कि आज भी जो रूरल एरियाज है या फिर कह सकते हो जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पे वोट्स पैसों से खरीद लिए जाते हैं। ये सारी चीजें होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती उतनी। तो ऑर्डिनरी पीपल को क्या, दे डोंट नो they don't know what is good for them, therefore it leads to bad decisions, या फिर they should not decide anything। वो उन्हें निर्णय लेने की अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गलत निर्णय भी ले सकते हैं, गलत लीडर्स को भी चूज कर सकते हैं सिर्फ कुछ भावनाओं में बहकर। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा किसमें, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में। आई होप आपको 6 पॉइंट सारे समझ में आए। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी क्या, कि सारे 6 पॉइंट जो आपकी बुक में दिए, इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना और डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब देखेंगे एडवांटेज क्या है डेमोक्रेसी के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाली चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें हमने देखा था कुछ डिसएडवांटेजेस को, कि डेमोक्रेसी के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस को, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब मेरिट्स क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के। तो इन शब्दों में क्वेश्चन बन के आ सकता है। आइए कंटेंट डिस्कस करते हैं, आंसर देखते हैं क्या लिखना है आपको। सबसे पहली चीज एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, कि स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। 1985 से 1961 के बीच में एक फेमाइन आई थी, फेमाइन यानी एक भुखमरी आई थी, एक अकाल पड़ा था, जिस समय क्रॉप फेलियर के कारण खाने की कमी हो गई थी। कौन से एरिया में, तो साउथ एशियन रीजन जो है, साउथ एशियन जो रीजन है, चाइना और इंडिया का कुछ पार्ट, जिसमें मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, ये सारे पार्ट्स जो आते हैं। तो इन एरिया में क्या होता है, फेमाइन आती है। और जो फेमाइन आती है तो वहां पे हम दो कंट्री की कंडीशंस देखते हैं, चाइना की और इंडिया की। तो चाइना में इस फेमाइन के चलते बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जाने जाती है, बहुत सारे लोग फेमाइन के चलते क्या होते हैं, पेरिश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया में देखा जाए, तो इंडिया में उस फेमाइन का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया जितना चाइना में आया था। अब अगर बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन लगभग सेम थी। दोनों कंट्रीज को आजादी भी लगभग आसपास मिली, दोनों कंट्रीज एक ही लेवल पे थी। लेकिन एक फेमाइन का इंपैक्ट दोनों कंट्रीज में अलग अलग कैसे हो सकता है,
तो एक फेमाइन का इंपैक्ट दोनों कंट्रीज में अलग अलग क्यों हुआ, उसके पीछे कारण है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि ये फेमाइन का ज्यादा बुरा इंपैक्ट चाइना पे और हुआ है और इंडिया पे कम इंपैक्ट हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण था वहां की पॉलिसीज। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, चाइना एक ऑटोक्रेटिक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कम्युनिस्ट कंट्री था, जहां पे पॉलिसी नॉन डेमोक्रेटिक था जो कि, ठीक है। तो वहां पे पॉलिसीज या फिर वहां पे जो प्लान्स बनाए गए, तो वो प्लान्स और पॉलिसीज उतने इफेक्टिव नहीं थे जितने इंडिया में डेमोक्रेसी के चलते प्लान्स और पॉलिसीज बनाए गए, जो प्रोग्राम्स बनाए गए। तो उसके चलते क्या इंडिया सरवाइव कर गया उस फेमाइन को हम ओवरकम कर गए। वहीं पे चाइना जो था तो उस फेमाइन को टैकल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जो प्लान्स पॉलिसी बने थे वो उतने ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो यहां पे क्या आप कंक्लूड कर सकते हो, यहां पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये सक्सेस थी किसकी, डेमोक्रेसी की सक्सेस थी। डेमोक्रेसी की सक्सेस थी, जो डेमोक्रेसी ने इंडिया को उस फेमाइन के डेट्रीमेंटल इंपैक्ट से बचाया है। इंपैक्ट तो हुआ लेकिन उतना भयानक या फिर उतना दर्दनाक नहीं हुआ जितना चाइना को सफर करना पड़ा था। तो अब वहीं से हमारा पहला आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी या फिर पहला एडवांटेज निकलता है डेमोक्रेसी का। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, इट इज बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। मोर अकाउंटेबल मतलब क्या है, देखिए अगर मान लो इंडिया में जो फेमाइन आती, उस फेमाइन के इंपैक्ट बहुत ज्यादा बुरे होते इंडिया में, तो हम किसकी कॉलर पकड़ते, हम जाके गवर्नमेंट की कॉलर पकड़ते। हम गवर्नमेंट को उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते, गवर्नमेंट को उस चीज के लिए अकाउंटेबल मानते, गवर्नमेंट से हम सवाल पूछते। तो उसके चलते क्या है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उस जवाबदेही से बचने के लिए या फिर एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट अपना बेस्ट देती है डेमोक्रेसी में, ताकि क्या हो, ताकि लोग उस पर सवाल ना उठाएं, उसकी कॉलर ना पकड़े। तो इसीलिए क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। ये मोर मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये ज्यादा जवाबदेह होती है, ठीक है, ये अकाउंटेबल होती है, ये आपके सवालों का जवाब देने के लिए खड़ी होती है। तो वहां पे क्या करती है, एक डर बना रहता है उनपे कि नहीं मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अच्छा काम करना होगा। आया समझ में? और वहीं पे जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम रहेंगे तो वहां पे क्या है, एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर ने 500 लोगों की जानें चले भी गई तो डिक्टेटर को उससे कुछ नहीं करना है, वो किसी को जवाबदेह नहीं रहेगा। और ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो वो उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को भी सप्रेस कर सकता है। तो इसके चलते क्या है, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है। तो उस अकाउंटेबिलिटी के चलते गवर्नमेंट बेहतर तरीके से काम करती है, और उसका एग्जांपल ये फेमाइन वाला केस मैंने आपको बताया। आई होप आपको पहला एडवांटेज समझ आया डेमोक्रेसी का। दूसरा एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से आपको कंसल्ट करना होता है, बहुत सारे लोगों से आपको डिस्कस करना होता है। और इस कंसल्टेशन और डिस्कशन के चलते क्या होता है, देखिए आपको अगर ध्यान है तो हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना एक डीमेरिट कि मेनी पीपल आर नीडेड टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी व्हिच लीड्स टू डिले। मतलब बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, तो उस कंसल्टेशन के चलते क्या होता है, डिले हो जाते हैं डिसीजन लेने में, ठीक है, वो डिसएडवांटेज था। लेकिन यहीं से एक एडवांटेज भी निकल के आता है। क्या एडवांटेज निकल के आता है, एडवांटेज ये निकल के आता है कि जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में कंसल्ट करते हो, डिस्कस करते हो, जैसे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे द्वारा पहुंचाए गए सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एमएलएज, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे द्वारा, जिन्हें हमने जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग जब डिबेट डिस्कशन करते हैं, चीजों को कंसल्ट करते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, नो रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस आर टेकन। मतलब कोई भी ऐसा जल्दीबाजी में या फिर बहुत भगदड़ में डिसीजन नहीं लिया जाता है। जैसे हम देखते हैं मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत रैश डिसीजन होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में वैसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हर पॉइंट पे, हर प्रोविजन पे क्या हुआ, डेलिब्रेटेड डिस्कशंस चले, लंबे समय तक डिस्कशंस चले। उसका आउटकम क्या होता है, उसका पहला आउटकम तो होता है कि इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस नहीं लेते। इसी के साथ साथ में डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होती है वो बहुत इंप्रूव्ड और इनहैंस्ड क्वालिटी का डिसीजन होता है। डिसीजन मेकिंग में आपकी क्वालिटी को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो ये आपको आई होप कि दूसरा वाला जो फीचर है, या फिर दूसरा वाला जो एडवांटेज है वो समझ में आया कि डेमोक्रेसी इंप्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपकी बुक में जितने भी बोल्ड में जो लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला जो हेडिंग है हमारा आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, उन सारे बोल्ड वाले लेटर्स को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी वही, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है। तीसरा एडवांटेज अगर देखते हैं तो तीसरा एडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब
हमारी कंट्री में देखो क्या है, कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग कल्चर के, अलग कस्टम के, तो बहुत सारी उंगलियां ही कम पड़ गई गिनते गिनते। तो इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। अब इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करके रखना, इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब जब इस डाइवर्सिटी को बनाए रखना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है, तो उसके चलते क्या है, डेमोक्रेसी में ही इतनी डाइवर्सिटी को टॉलरेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए डिक्टेटरशिप है या फिर मोनार्की है, तो वहां पे क्या होगा, वो उनके कल्चर, उनके रिलीजन, उनकी लैंग्वेज के लोगों को प्रमोट करेंगे, और दूसरे जो हैं शायद दूसरे लोगों को क्या किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अलग अलग मतलब लोग हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को क्या किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है। लोगों के बीच में मतभेद हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जोड़े रखने की कोशिश की जाती है। और ये सारा सब कुछ कहां मिलेगा, सिर्फ डेमोक्रेसी में। तो ये तीसरा एडवांटेज हो गया। चौथे एडवांटेज की अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको फीचर बता देता हूं। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करती है डेमोक्रेसी। हो सकता है डेमोक्रेसी में क्या है, उतने ज्यादा डिबेटेड और डेलिब्रेटेड डिस्कशन ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ज्यादा अकाउंटेबल ना हो गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये वाला जो तीसरा वाला चौथा वाला जो एडवांटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो, कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी और राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। जैसे चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, उसे क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इंडिविजुअल्स के राइट की रिस्पेक्ट की जाएगी, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो। तो यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है डेमोक्रेसी में। मोनार्की में, डिक्टेटरशिप पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अब जब इंडिविजुअल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते ये होता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हमारी, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी और जो रिस्पेक्ट की बात की जाती है राइट्स की, सिटीजन्स की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को एनहांस करती है। इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को एनहांस करना मतलब कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी वैल्यू ज्यादा की जाती है एज कंपेयर टू सम स्पेसिफिक ग्रुप और पीपल, जो कि दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिल सकता है। लास्ट फीचर है हमारा, लास्ट फीचर क्या है, देखिए लास्ट एडवांटेज क्या है, कि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, कि जो दूसरी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है, मोनार्की हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई, तो डेमोक्रेसी इन दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेहतर है, उसके पीछे कारण है, इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। मतलब कि मान लीजिए अगर हमारे द्वारा कोई गलती हो गई है, हमारे द्वारा ने जो सिटीजन है उनके द्वारा, अब जब सिटीजन्स के द्वारा कोई गलती होती है, उन्होंने गलत लीडर को चूज कर लिया, या फिर वो जो लीडर को चूज किया वो गलत प्लान पॉलिसी बना रहे हैं, तो हमारे पास मौका है कि अगले आने वाले इलेक्शन में हम क्या करें, उन्हें चूज ना करें। आया समझ में? तो इस तरह से डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे हम अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है किस चीज का, डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी हमारे द्वारा की गई गलतियों को क्या करता है, हमारे द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का एक मौका देता है। जैसे हम लीडर्स को चेंज कर सकते हैं, लीडर्स अपने प्लान्स और पॉलिसीज को बदल सकते हैं। तो आई होप ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको इतना समझ आ गया है कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो कितने सारे एडवांटेजेस लेके चलती है अपने साथ। ये सारा सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक ब्रॉड मीनिंग को समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखा था, एडवांटेजेस देखे थे डेमोक्रेसी के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब एक बार अगर स्नैप रिकैप करते हैं हम, तो हमने डेमोक्रेसी की मीनिंग, उसके फीचर्स, कुछ कंट्री के एग्जांपल्स, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम ये जो लास्ट टॉपिक है, थ्योरी पार्ट पे लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद में एक और वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हेडिंग से आपको क्या समझ में आता है कि जो मीनिंग है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो हम जानते हैं अभी तक जितना पढ़ा, डेमोक्रेसी उससे भी कहीं आगे और बड़ी है। तो वो क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो है, तो उस चीज को समझिए।
जैसे डेमोक्रेसी क्या है, धीरे धीरे समय के साथ में इवॉल्व हुई है। आज कुछ और, आज जो हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं वो ठीक ऐसी ही डेमोक्रेसी आज से 500 साल पहले नहीं हुआ करती थी, ऐसी ही डेमोक्रेसी आज से 1000 साल पहले नहीं हुआ करती थी। तो चीजें बदलती गई हैं, हमेशा समय के साथ में क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, चीजों का धीरे धीरे इंप्रूव हुई है। तो उसी में क्या हुआ है कि ये एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी जो थी, तो उसके उस प्रोसेस में क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई है हमारे सामने। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेसी होता है जहां पे क्या है कि लोग अपने बिहाफ पे लोगों को अलाउ करते हैं या फिर इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। जैसे जो आज हम प्रैक्टिस करते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उन लोगों को क्या किया है, एमएलए या एमपी किसने बनाया है? उन लोगों को एमएलए या एमपी आप ही लोगों ने बनाया है। मतलब आप तो वोट देते नहीं हो, जो लोग वोट देते हैं उन लोगों ने। तो हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं, और वोट देने के बाद में क्या करते हैं, वोट देने के बाद में हम लोग इलेक्ट करते हैं हमारे लीडर्स को। वो लीडर्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो लीडर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहां पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। आया समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आया कि जैसे जैसे समय के साथ में चीजें बदलते चले गई, डेमोक्रेसी अपने होराइजन को और ज्यादा वाइड करते चलेगी, ब्रॉड करते चलेगी, और उस ब्रॉडर मीनिंग में से क्या निकल के आया है? उस ब्रॉडर मीनिंग में से निकल के आया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब आज जो हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अब व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी? अब अगर देखा जाए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, तो आप क्या सोचते हैं क्यों जरूरी होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे आज आप देखोगे, आज करोड़ों लोग हैं, पॉपुलेशन करोड़ों में है, करोड़ों में से मान लो जैसे 125 करोड़, तो 125 करोड़ में से आप ये मान लीजिए कि 50 करोड़ भी अगर एलिजिबल है, 60 करोड़ भी एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो आप 50-60 करोड़ लोगों को एक साथ डेली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए नहीं बुला सकते हो, और ना वो आ पाएंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि इतनी बड़ी जब पॉपुलेशन है, इतने सारे हम लोग हैं, तो इतने सारे लोगों को इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग। मतलब सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतने सारे लोग कैसे आएंगे? इतने सारे लोग आएंगे भी तो आप सबकी अगर राय सुनेंगे तो राय सुनते सुनते ही 1 साल निकल जाएगा और आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आया समझ में? तो इतने सारे लोगों को आप एक साथ बुला नहीं सकते हो। इतने सारे लोग आएंगे भी तो अगर उन सबके ओपिनियंस अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो वो ओपिनियंस लेने में इतना समय निकल जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें रहती है। उसके बाद में पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक डिसीजन। मतलब जो लोग होते हैं, तो लोगों के पास में अब अगर मान लो इफ पॉसिबल कि सारे लोग आ भी गए, मान लो 50-60 लोग, तो 50-60 लोगों को अब लाओगे तो उन लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होगा कि डेली वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आए। क्यों? क्योंकि उनको अपने दूसरे काम भी होंगे, उनके पास में उनकी डिजायर भी नहीं होगी। हर आदमी ये नहीं चाहता है कि वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करे या फिर पॉलिटिकली डिसीजन ले, हर आदमी की डिजायर नहीं होती है। उसके साथ साथ में और दी स्किल्स, और हर आदमी इतना कैपेबल भी नहीं होगा कि वो देश के बिहाफ पे डिसीजन ले पाए। आया समझ में? तो ये कुछ लिमिटेशंस थी कि इतने सारे लोग हैं, सभी के पास टाइम नहीं है, डिजायर नहीं, स्किल्स नहीं है। उसके चलते रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं तो बहुत सही है और बहुत ज्यादा सुटेबल है हमारी कंट्री में, खास करके वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सभी कंट्रीज में। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कीजिए, वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, और आपको ऐसा लगता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हमने एडवांटेज में क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। आपको लगता है कि आपके द्वारा चुना गया नेता या फिर लीडर सही काम नहीं कर रहे, तो आप बदल दीजिए अगले इलेक्शन में। तो ये सारा हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में देखा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक ब्रॉडर मीनिंग देती है, एक वाइड होराइजन देती है। अब आगे अगर देखते हैं हम, तो डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो एक प्रिंसिपल है, हमने अडॉप्ट कर लिया, एक आइडिया है, एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसे हमने अडॉप्ट कर लिया, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन गुड डेमोक्रेसी भी कुछ चीज होती है। डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी, जैसे गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब हाँ सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन गुड गवर्नेंस सारा सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वैसे ही डेमोक्रेसी का है। तो डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में भी यही डिफरेंस है कि डेमोक्रेसी जस्ट प्रिंसिपल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, ये सारी चीजें। अब उन प्रिंसिपल्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली, ठीक है ना, पीपल सेंट्रिक होके जब आप अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हो, तो वो गुड डेमोक्रेसी होता है। आई होप डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उस डेमोक्रेसी को चलाने की बात की जा रही, और यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। अगर आगे देखते हैं तो गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इंक्लूड्स कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। मतलब क्या होता है? गुड डेमोक्रेसी की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है कि गुड डेमोक्रेसी में हम हर उस इंसान को या फिर
हर उस ग्रुप को क्या करते हैं, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, उससे कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका कंसेंट लेने की। कंसल्ट मतलब वार्तालाप करना, एक दूसरे से बातचीत करना। कंसेंट लेना मतलब किसी से क्या लेना, किसी का ओपिनियन लेना, किसी की क्या आइडियाज है वो लेना। तो कंसल्टेशन और कंसेंट होना चाहिए हर उस इंसान का, ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। मतलब देश में अगर डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो उस डिमोनेटाइजेशन से किस किस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, उन लोगों से कंसल्ट किया जाना चाहिए, उन लोगों का कंसेंट होना जरूरी है। ये गुड डेमोक्रेसी का क्या है, डेफिनेशन है। लेकिन कभी कभी कुछ मतलब कुछ स्टेप्स ऐसे भी लेना पड़ती है जहां पे आपको बोल्ड होना पड़ता है। तो यहां पे बेसिकली ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, हर वो इंसान जो किसी ना किसी तरह से इन्फ्लुएंस होगा, किसी ना किसी तरह से इफेक्ट होगा गवर्नमेंट के डिसीजन से, उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर कंसीडर किया जाए तो वो एक गुड डेमोक्रेसी का सिंबल होता है। ये सारा सब कुछ हमने डेमोक्रेसी, गुड डेमोक्रेसी में समझा। अभी देखिए, अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया थ्योरी पार्ट पे, लगभग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में रिकॉल भी करवाई है। लेकिन अब ये सब देखने के बाद में, आर्ग्यूमेंट्स फॉर देखने के बाद में, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखने के बाद में, एक चीज आप लोगों को मतलब एक चीज पे आप अभी भी एक कॉमन स्टैंड नहीं ले पा रहे हो कि डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी सही है या गलत है। उस चीज पे अगर पूछा जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर डेमोक्रेसी सही है गलत है, तो आप हाँ बोलोगे तो भी उसमें कुछ सवाल लग सकते हैं, ना बोलोगे उसमें भी कुछ सवाल लग सकते हैं। तो नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कोई भी कंट्री एकदम परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि हाँ ये सबसे आइडियल है, मतलब एकदम स्वर्ग बन गया है डेमोक्रेसी का, ऐसा कुछ नहीं होता है। नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी दी पीपल मेक इट। लेकिन अगर वहां के लोग चाहें तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को, उन प्रिंसिपल्स को, जो फीचर्स पढ़े हमने, जो एडवांटेजेस देखे, जो डिसएडवांटेजेस देखे, इन सारी चीजों पे काम करके, कौन लोग काम करेंगे, वहां के लोग, वी दी पीपल। अगर वहां की जनता क्या करती है, उस डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने की कोशिश करती है, देन द डेमोक्रेसी वुड बी सेड टू अ बेटर डेमोक्रेसी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती, और डेमोक्रेसी भी जरूरी नहीं कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट अमंग ऑल अदर अल्टरनेटिव्स। तो आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप और ये सारा सब कुछ, तो उन सब में सबसे ऊपर डेमोक्रेसी है। आगे समझ में? मैं ये नहीं कह रहा डेमोक्रेसी सबसे अच्छी गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज बेस्ट अमंग द अदर अल्टरनेटिव्स। इज दैट क्लियर? तो दूसरे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? डेमोक्रेसी, क्योंकि वो इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट करती है, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है, वो क्या करती है, फ्रीडम, जस्टिस और इस तरह के मॉडर्न प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है, जो शायद दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिल सकती है। और अगर डेमोक्रेसी को और बेहतर बनाना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? आपके ऊपर, मेरे ऊपर और हम सब के ऊपर। तो नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी दी पीपल मेक इट। दिस लाइन इज माय फेवरेट, वी दी पीपल विल मेक इट। तो इसी के साथ हमने क्या करा है, थ्योरी पार्ट हमारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक और वीडियो हम इस पे डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। एक बार फिर से रिकैप हो जाएगा सारा चैप्टर शॉर्ट समरी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो थ्योरी पार्ट पे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता दिए कि चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली लगभग क्या पूरी ही तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली वी हैव डेल्ट द चैप्टर। अभी क्या करना है, अभी हम ये देखेंगे कि उस चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके पीटीज में, आपके फाइनल्स में, आपके हाफ ईयरलीज में क्या क्वेश्चंस बनके आ सकते हैं। तो वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, छोटा चैप्टर है, ज्यादा चैप्टर में अलग अलग डायमेंशंस भी नहीं दिए, तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो इंपॉर्टेंट दिए हैं मैंने, तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो 3 आप याद ही कर लें। ये 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन लिखना है। व्हाट आर इट्स फीचर? तो 4 फीचर जो हमने डिस्कस किए, चारों फीचर मेजर डिसीजंस लोग लेते हैं, इक्वल वोटिंग राइट वाला, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिटीजन राइट्स से रिस्पेक्टेड रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से चारों फीचर जो है, चारों फीचर को क्या करना है,
याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है ये तीनों। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में 3 क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है। देखो मैं किसी भी प्रकार के रेक्टिफिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपको पता है कि कुछ चीजें एकदम स्पेसिफिक है, यही आना है, तो उसको वैसे कि वैसे याद कर लेना, याद कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और जरूरी है आपको कुछ चीजें, आप मतलब एनसीईआरटी की भाषा बोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अभी 9th में, आप 10th में जब जाएंगे ना, तो आपको बोर्ड्स में इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि आप एनसीईआरटी के वर्ड्स को जब आंसर्स में यूज करते हैं तो उसका एक अलग इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से इन शब्दों में क्वेश्चन बन सकता है। पॉइंट सब में एक ही जाना है, ठीक है। कौन कौन से एनहांसेस द डिग्निटी, वो जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे थे आर्ग्यूमेंट्स में, तो वो सारे 5 पॉइंट एक अलग ही स्लाइड जिस पे बनाया है, वो आप देख सकते हैं, एक वीडियो बनाया है इस क्वेश्चन पे। वैसे ही उसका अपोजिट क्या था, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर इन शब्दों में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको पता है क्या कंटेंट लिखना, जो 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। तो ये सारे, ये 3 क्वेश्चन जो है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। अब आइए, अब ये जो चैप्टर में स्पेसिफिक स्टोरीज दी गई है, उन स्टोरीज पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। जैसे पाकिस्तान की स्टोरी पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ यू कैन से दैट पाकिस्तान इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो पूरा बताइए, जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, अपना टर्म एक्सटेंड कर लिया। रेफरेंडम पे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंडम, क्या होता है रेफरेंडम? जब यस और नो में आप किसी भी एक स्पेसिफिक ओपिनियन पे क्या करवाते हैं, वोटिंग बुलवाते हैं, तो वो रेफरेंडम होता है, ठीक। उसके बाद में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर व्हिच वाज इशूड इन 2002। तो उसमें जो वो था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी थी, व्हिच वुड सुपरवाइज दी सिविलियन कैबिनेट, और प्रेसिडेंट के पास में पावर थी दैट इट कैन सस्पेंड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। ये सारा सब कुछ हमने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में डिस्कस किया है। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लीज डू वॉच दैट वीडियोस, ठीक है। उसके बाद में चाइना की स्पेसिफिक पे क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना में क्या कंडीशन थी, व्हाई द इलेक्शंस इन चाइना कैन नॉट बी सेड फ्री एंड फेयर, ठीक है। तो वो चाइना की पूरी कहानी बताओ कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो एक ही पार्टी होती है, किसी और को जो चाइनीज नेशनल कांग्रेस, जो वहां की जो पार्लियामेंट होती है, तो वहां पे अगर आपको किसी को पार्ट लेना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगी, परमिशन। इसके चलते क्या है, वहां पे अपोजिशन नहीं होता है कभी, वहां पे चॉइस नहीं होती, तो वो इसीलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहलाएंगे वहां के। मैक्सिको पे यहीं पे क्वेश्चन आएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या पूछ लेंगे, पाकिस्तान में कौन थे प्रेसिडेंट, तो जनरल परवेज मुशर्रफ, वो ध्यान रखना है। मैक्सिको में कौन सी पार्टी थी, पीआरआई, इंस्टीट्यूशनली रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो 1 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन जनरल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इलेक्शंस हेल्ड इन मैक्सिको आर नॉट फ्री एंड फेयर। तो वो आपको पूरी कहानी बताना है कि पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता था, वहां पे लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाता था मैक्सिको में पीआरआई पार्टी के द्वारा, वो सारा सब कुछ। अब वैसे ही जिम्बाब्वे पे भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जिम्बाब्वे पे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टी कौन सी थी, जानू पीएफ, लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे, वो क्या डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीजन्स राइट्स की कैसे रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो इन सारे अलग अलग शब्दों में अलग अलग टाइप्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कहानी मैंने आपको पूरी बताई है, तो वो कहानी आपको स्पेसिफिक स्टोरी के फॉर्म में भी ये सारी स्टोरीज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, मैक्सिको, चाइना, ये 4 इसमें याद रखना ही रखना है आपको। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स और डेफिनेशन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो हमने 1 वोट 1 वैल्यू वाला देखा था, उसमें 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इन विच कंट्री वुमेन्स डिडंट हैड वोटिंग राइट, ठीक है। तो कौन सी कंट्री थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमें कि कौन सी कंट्री में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं थे। अब उसके बाद में दूसरा, एस्टोनिया, फिजी, इनका भी फैक्चुअल डिटेल्स है थोड़ी थोड़ी, वो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्री में इक्वल वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। देयरफॉर दोस कंट्रीज कैन नॉट बी सेड अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। और उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वाला हेडिंग हमने डिस्कस किया था, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है। तो वो बताइए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों नेसेसरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज क्या है कि सबके पास में उतना टाइम, डिजायर और स्किल्स नहीं होती कि वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। तो ये कुछ बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जहां से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, आपके पीटी में, ये जो पीटी एग्जाम्स होते हैं उनमें पक्का ये आना है, ठीक है। मतलब तीनों में से एक कोई सा भी आना है। उसके बाद में एक बेसिक आउटलाइन बताया मैंने आपको कि कहां से कैसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। हम लोगों ने चैप्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर पार्ट पे भी। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर है। अभी भी किसी भी प्रकार की कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में
डाउट पूछ सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस चीज के लिए। आप डाउट पूछिए, आपके कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरीज है पूछिए, वी वुड रिप्लाई टू देम। और इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं। वहां पर आसानी से सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 क्लास 9th का। थैंक यू वेरी मच।